हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी कर रहे हैं। मैं मध्यकालीन भारत यहाँ पर पढ़ा रही हूँ नचिटेक गुरुकुलम के इस प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे मध्यकालीन भारत से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम के प्रेस्पेक्ट से, उसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, अपनों के बीच में शेयर करें। और ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज का टॉपिक आपका क्या है, सूर डायनेस्टी है। सूरी एम्पायर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्योंकि आपको मालूम है कि जब मध्यकालीन भारत की क्लास शुरू हुई है आपकी, तो जब मैंने बाबर पढ़ाया और हुमायूं पढ़ाया, तो आपको मालूम है कि हुमायूं जो कि मुगल साम्राज्य का क्या था, बाबर के बाद उत्तराधिकारी था और मुगल सम्राट था, उसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया। हराने के बाद जो है शेरशाह सूरी 1540 में जो है हिंदुस्तान का सम्राट बनता है, बादशाह बनता है। और इसके बाद जो है वह किस तरह से भारत की राजनीति को, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को, यहाँ के बहुत सारे जो यहाँ के सामाजिक जीवन, इन सभी को किस तरह से वो प्रभावित करता है, उसके शासनकाल में क्या क्या चीजें हुई, उन सभी को हम लोग जानेंगे। तो बिना विलंब किए हुए हम बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी 1540 से 1540 का मतलब क्या हुआ, जब उसने जो है कन्नौज के युद्ध में जब हराया हुमायूं को, उसके बाद से हम देखते हैं स्टूडेंट शेरशाह सूरी जो है, इसका जन्म मेनली कब हुआ था, 1472 ईस्वी में जो है इसका जन्म हुआ। और इसमें कई सारे लोगों का अपना मतभेद है, लेकिन हम मतभेदों का अगर किनारे रखें तो माना जाता है कि 1472 के लगभग में हुआ। और इसके पिताजी जो थे वह जमींदार थे स्टूडेंट। उन्हीं की पत्नी के गर्भ से हुआ। शेरशाह के बचपन का नाम जो है आपसे अक्सर पूछा जाता है कि इसका नाम क्या था, फरीद नाम था। और इसका प्रारंभिक जीवन जो था वो बहुत ही माना जाता है कि कष्टपूर्ण तरीके से व्यतीत हुआ था। अगर हम बात करें कि दक्षिण बिहार के सूबेदार थे बहार खान लोहानी, इन्होंने ही शेर खां इसका नाम था, इसने जो है वहां पर उनके साथ नौकरी, उनके अंदर जो है ये काम करता था। तो इसने जो है एक शेर जो है वो मार दिया था। इसी उसकी बहादुरी को देख करके जो है लोहानी साहब जो थे, उन्होंने इसे अपने अपने बच्चे जो थे पुत्र जलाल खां का संरक्षण भी बनाया, और साथ ही इसे शेर खां की उपाधि भी दी। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शेर खां की उपाधि शेर शाह को किसने दी थी, तो आप क्या कहेंगे, यह दिया था बहार खान लोहानी ने। इसके अलावा हम देखते हैं शेर खां जो था स्टूडेंट, इसने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से ये लड़ा था। और उसी समय इसने कहा जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा क्या था, एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। चंदेरी के युद्ध में आपको मालूम होगा, चंदेरी का युद्ध हुआ था, उस समय यह मुगलों के साथ लड़ा था। और उस समय उसने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं जो है सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से क्या करूंगा, बाहर खदेड़ दूंगा। और ये बात सत्य भी साबित होती है। हमने देखा कि इसने हुमायूं को 1540 में जो है भारत से बाहर खदेड़ दिया। तो इसने चंदेरी के युद्ध में ही बोला था। और इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट, जब बहार खान लोहानी, जिनका नाम था मोहम्मद शाह एग्जैक्टली, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो शेर खान ने जो है उसकी जो विधवा पत्नी थी उनसे इसने शादी कर ली। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह दक्षिण बिहार का एक मजबूत शासक बन जाता है। शेर शाह ने अपने प्रबंधन में हम देखते हैं योग्य और विश्वास पात्र व्यक्तियों को जो है नियुक्त किया था। तो ये इसके प्रारंभिक जीवन की कहानी है कि उसका जीवन जो है कैसे शुरू हुआ। आप देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह के टाइम में जो है, जो बहार खान लोहानी है, उस समय वह उनके पुत्र का संरक्षक नियुक्त होता है। बाद में वह अपनी बहादुरी और इन सब से क्या करता है, धीरे धीरे अपना ओहदा बुलंद करते जाता है। हम देखते हैं 1529 में शेर खां जो है महमूद लोदी की ओर से लड़ा, घाघरा के युद्ध में भाग लिया था। आपको मालूम है घाघरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, जो अफगान थे और बाबर जो थे उनके बीच में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। घाघरा का युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है इसलिए क्योंकि बाबर ने जब अफगानों को हरा दिया तो उसके बाद जो सत्ता थी भारत की वह उसके पास आ जाती है। तो हम देखते हैं इस घाघरा के युद्ध में स्टूडेंट महमूद लोदी की ओर से जो है शेर खान ने यानी शेर शाह ने भाग लिया था, लेकिन इसमें क्या हुए, अफगान हार गए थे। 1529 में बंगाल के शासक थे, उनका नाम था नुसरत शाह, इसको उसने पराजित किया और उसके अलावा जो है हजरत आला की उपाधि भी धारण की। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको
याद रहने चाहिए। 1530 में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा से इसने शादी कर लिया और शादी करने के बाद जो है हम देखते हैं इसकी स्थिति और भी मजबूत हो गई। शेर शाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोधी का साथ दिया था, लेकिन इसका कोई महत्वपूर्ण जो है निर्णय नहीं निकलता है। अगर हम बात करें 1534 ईस्वी में, तो हम देखते हैं सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक जो थे महमूद शाह को इसने पराजित किया था, जिसके कारण 13 लाख व दिनार देने के लिए विवश हो गया था। और जो बहुत महत्वपूर्ण था वह था चौसा की लड़ाई 1539 में, जो कि हुमायूं से हुई थी। इसमें हुमायूं को इसने पराजित करने के बाद शेरशाह की उपाधि ली थी इसने, और अपने नाम का सिक्का भी चलवाया था। बात अगर हम करें 1540 की, तो इसने हुमायूं को एक बार फिर से कन्नौज यानी कि बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त किया। इस प्रकार 1540 में उत्तर भारत में, या फिर हम कह सकते हैं उत्तर भारत में, द्वितीय अफगान राज्य की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। तो ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछ दिया जाए, जो भी स्टूडेंट अभी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो बिहार वाले स्टूडेंट हैं, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि उनके लिए सूर डायनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए कि महमूद लोदी के साथ ये कब लड़ा था स्टूडेंट। तो यह जो है घाघरा के युद्ध में जो है अफगानों के साथ लड़ा था और बाबर के खिलाफ में लड़ा था। बंगाल के शासक को भी इसने पराजित किया था। और बात करें हम हुमायूं को, उसने चौसा के लड़ाई में तो पराजित किया, बाद में 1540 में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में भी पराजित किया। याद कीजिए, ये वही कन्नौज बिलग्राम का युद्ध है जहाँ पे हुमायूं जो है पराजित हुआ था और उसे गंगा नदी में जो है कूद कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। एक नाविक ने इससे जो है वो इसकी जान बचाई थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। शेर शाह ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए हम देखते हैं रोहतासगढ़ी नाम के एक सुदृढ़ किले को बनवाया स्टूडेंट। 1543 की अगर हम बात करें, तो इसमें हम देखते हैं शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया और वहां के राजपूत शासक पूरनमल को विश्वासघात करके मार डाला। और माना जाता है कि इस दौरान स्त्रियों ने जौहर किया था। रायसीन की घटना जो है, जब इसने पूरनमल की हत्या कर दी थी, माना जाता है कि शेर शाह के जीवन में एक कलंक की तरह है, क्योंकि उसने छल पूर्वक जो है यह युद्ध जीता था। ना सिर्फ यह युद्ध जीता था, इसमें हमने देखा कि स्त्रियों ने जौहर भी किया था। इसका बेटा था कुतुब खां। याद कीजिए, ये वही कुतुब खान है, जब हुमायूं ने पहली बार चुनार का घेरा डाला था तो इसने कुतुब खां को भेजा था। उसका यही बेटा जो कुतुब खां था, वह इस घटना से इतना शर्मसार हुआ, इतना उसे शर्म आई, जो भी जघन्य घटना थी, उसने क्या कर ली, आत्महत्या कर ली स्टूडेंट। 1544 में हम देखते हैं शेर शाह ने मारवाड़ के शासक बलदेव पर आक्रमण किया। इसमें जो है उसने अपनी कूटनीति का सहारा लिया और राजपूत सरदार जैता और कुप्पा इसी युद्ध में जो है उन्होंने अपनी वीरता का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और अफगान जो सेना थी, जो शेर शाह सूरी के नेतृत्व में थी, उसके छक्के छुड़ा दिए थे। इसी मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों का जो शौर्य इसने देखा, जैता और कुप्पा के शौर्य को देखा, तो शेर शाह ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो लोग याद करते हैं। उसने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य क्या कर चुका था, खो चुका था। तो इसने किसने कहा, शेर शाह ने किया, मारवाड़ के संदर्भ में। वहां पर जो वहां के क्या कहते हैं सेनापति थे जैता और कुप्पा, उन्होंने बहुत वीरता के साथ लड़ाई की थी। 1545 ईस्वी की अगर हम बात करें, तो शेर शाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम जो है आक्रमण किया। इसी अभियान के दौरान जो है माना जाता है कि वह एक मतलब एक गोला दागने वाला अस्त्र चला रहा था, वही गोला इसी के पास आके गिरा, जिससे जो है वो फट गया और इसकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि ये कलिंजर का जो युद्ध होता है, उसी में 1545 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें तो शेर शाह ने मारवाड़ को छोड़कर और जितने भी राजपूत राजा थे उनको उनके राज्य से वंचित नहीं किया, बल्कि उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली तो उनके राज्य को इसने वापस कर दिया स्टूडेंट। शेर शाह ने बंगाल जैसे दूरस्थ और धनी सूबे में भी हम देखते हैं विद्रोह की आशंका को समाप्त करने के लिए बंगाल को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक
की नियुक्ति की। आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत हो जाए या फिर मुगल हो जाए, एक चीज याद रखिए, जब कैपिटल कहाँ है, दिल्ली है, तो दिल्ली से दूर कौन सा है, बंगाल का प्रांत पड़ा। बंगाल में हमेशा से विद्रोह हुए स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि वो सेंटर से दूर रहा है। हम इस समय देखते हैं, इस समय शेरशाह के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी। आपने देखा होगा जब मैंने आपको मिडिवल पढ़ाया था, तो चाहे बलबन हो जाए, फिर गयासुद्दीन तुगलक हो जाए, जितने भी बड़े शासक थे उन सभी को कई बार बंगाल जाना पड़ा है वहां के विद्रोह को खत्म करने के लिए। तो शेरशाह ने बंगाल में जो है इस जो सबसे दूर प्रांत था, इसमें जो है अपने शासन को स्थापित करने के लिए और सुचारू रूप से चलाने के लिए बंगाल को ही, प्रांत को तो हम जानते हैं साम्राज्य को लोग प्रांत में बांटते थे, इसने उसको ही सरकार में बांट दिया। और यहाँ पर किसकी नियुक्ति की, शिकदार, यानी आपका अगर ये बंगाल है, इसको कई सरकारों में बांटा और यहाँ पर शिकदार नाम के अधिकारी की नियुक्ति की स्टूडेंट। शिकदारों की देखभाल के लिए एक सैनिक अधिकारी भी नियुक्त किया जिसे अमीन बंगाल या फिर अमीर बंगाल कहा जाता है। और सबसे पहले यह पद इसने काजी फिलात को दिया था। तो इसको भी देख रेख करने के लिए कहीं शिकदार जो है अपने आप में क्या नहीं हो जाए, क्या कहते हैं, बेलगाम अधिकारी नहीं हो जाए, इसने वहां पर अमीर बंगाल की नियुक्ति की थी इसने। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखेंगे। अब आपको मालूम है कि शेरशाह सूरी को कई कारणों से बहुत हम लोग जानते हैं। एक तो ये कि इसने दूसरे मुगल शासक यानी कि हुमायूं की जो सत्ता है उसको ना सिर्फ चुनौती दी बल्कि सफलतापूर्वक चुनौती दी स्टूडेंट। और हुमायूं को ये राज्य जो है, अपना भारत जो है, अपना ये छोड़ करके भागना पड़ गया, उसे जो है एक लंबे समय तक निर्वासन का जीवन बिताना पड़ा। इसके अलावा जो शेरशाह सूरी के बारे में कहा जाता है वह उसके प्रशासन के बारे में कहा जाता है स्टूडेंट। और कहा जाता है कि उसने बहुत सारी चीजों में जो है सुधार किए, और इतने महत्वपूर्ण सुधार किए जो आगे चलकर चाहे अकबर हो या फिर हम देखते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक में उन सब चीजों को क्या किया गया, उसी तरह फॉलो किया गया। तो चलिए अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के समय के प्रशासन के बारे में। एक चीज और उसके बारे में कहा जाता है कि ये एक व्यवस्था सुधारक नहीं बल्कि क्या है, व्यवस्था प्रवर्तक, सॉरी, ये एक व्यवस्था सुधारक के रूप में जाना जाता है, ना कि व्यवस्था प्रवर्तक के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कोई नई चीज लागू नहीं की स्टूडेंट, इसने क्या किया, जो चीजें लागू थी उन्हीं को सुधारा। इसीलिए इसको हम लोग कई बार क्या बोलते हैं कि यह जो है एक व्यवस्था सुधारक था, ना कि व्यवस्था का प्रवर्तक था कि उसको नई चीजें लागू कर रहा था। हम देखते हैं साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासन के रूप में उसको क्या कहते हैं, हम अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। आपको मालूम है जब आप अकबर पढ़ेंगे तो उसके समय बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, और ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट हुए बल्कि हम देखते हैं कि कई सारी चीजों को जो है सुधारा गया। तो माना जाता है कि अकबर का कहीं ना कहीं से क्या था, ये कहीं ना कहीं से उसका पूर्वगामी था। शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन जो है हम देखते हैं बहुत ही सेंट्रलाइज था, यानी कि केंद्रीकृत था स्टूडेंट। शासक स्वयं ही क्या था, शासन का प्रधान होता था, और सारी शक्तियां जो है, ऑब्वियस सी बात है जब हम राजतंत्र की बात कर रहे हैं तो सारी शक्तियां कहाँ होंगी, राजा के पास ही होंगी। और हम देखते हैं इस समय निश्चित रूप से कुछ मंत्रियों की इसने नियुक्ति की थी, लेकिन ये जो मंत्री थे वह मुगल काल के मंत्रियों की तरह नहीं थे जिनके पास बहुत सारी शक्तियां थी। आखिरी पावर या आखिरी नियुक्ति या आखिरी चीजों का अधिकार किसके पास है, शेरशाह सूरी के पास ही है। शेरशाह ने सल्तनत कालीन व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में इन सब चीजों को बांटा था। ये क्या थे, दीवान, ये हम देखते हैं दीवान कौन था स्टूडेंट, अगर हम बात करें ये अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय व्यय का देखभाल, मतलब इसका मतलब हुआ है कि शेरशाह सूरी के टाइम पे अगर हम देखें मेनली तो 4 तरह के इंपॉर्टेंट मंत्रालय या फिर 4 भागों में हम देखते हैं उसको बांटा गया था जो इनके अंडर थे। दीवान तो जो था, दीवान ये क्या था, अर्थव्यवस्था का प्रधान था, जो भी खर्च पानी हो रहा है उसका हिसाब रखता था, और अन्य मंत्रियों के कार्यों की भी देखभाल करना उसका उत्तरदायित्व था। अब समझ लीजिए कि सभी मंत्रियों के भी क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो काफी पावरफुल व्यक्ति है। दीवाने आरिस का मतलब क्या होता है, या सेना का संगठन, भर्ती, रसद, शिक्षा, नियंत्रण, इन सभी का क्या करता था, देखभाल करता था। लेकिन अगर हम बात करें तो ना तो यह सेनापति था और ना ही सैनिकों की भर्ती करता था।
यह सारा दायित्व किसका था? शेरशाह सूरी का था। तो इस तरह हम देखते हैं कि दीवान आरिस जो है उस तरह से उतना जो है पावरफुल नहीं था, क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास है? सम्राट के पास है। दीवान रसालत की अगर हम बात करें तो यह विदेश मंत्री की तरह कार्य करता था स्टूडेंट, जहां पर हम देखते हैं राज्य से पत्र व्यवहार और उनसे संपर्क करने का इसका मेन काम था। यह कभी कभी राज्य की ओर से दी जाने वाली दान की भी देखभाल करता था। दीवान इंशा चौथा जो है, इसका कार्य था सुल्तान के आदेशों को लिखना। देखिए कागजी रूप से भी बहुत मजबूत होता है कोई भी स्टेट, अगर सुल्तान कोई चीज दे रहा है, फरमान दे रहा है, चाहे कुछ कह रहा है, तो उसको लिखना, उसको संभाल के रखना, यह भी बहुत महत्वपूर्ण काम होते थे। तो यही इस विभाग की का काम था, दीवान इंशा। अब हम बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रांतीय प्रशासन के बारे में। शेरशाह सूरी ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितना? 47 सरकारों में विभाजित किया, यानी 47। यानी इसका जो साम्राज्य है उसको किसमें? 47 सरकारों में विभाजित किया। सूबा या एकता जो है स्टूडेंट, लेकिन हमको जो ये 47 भागों में जो इसने विभाजित किया था उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी मिलती है। यह कौन कहते हैं? यह जो है डॉक्टर A.L. लाल कहते हैं, श्रीवास्तव जो है वो कहते हैं कि इसके बारे में बहुत कम जानकारी मिल पाती है। शेरशाह के समय में हम देखते हैं शेरशाह सूरी, आपको मैंने बताया था कि मारवाड़ एक एक्सेप्शन था, उसको इसने अपने अधीन नहीं किया था, जो राजपूत शासक थे, बाकी सभी को रिटर्न कर दिया था। तो एक तो इसका अपना प्रांत हो गया, बाकी जो है उन राजपूत राजाओं के राज्य थे जिन्हें इसने वापस लौटा दिया था। और इसके अतिरिक्त ऐसे सूबे थे जिन्हें इक्ता पुकारा जाता था, जिसमें फौजी गवर्नर या सूबेदारों की नियुक्ति की गई थी। तो कुल मिला के 47 थे स्टूडेंट। शेरशाह ने अभी आपको बताया बंगाल के सूबे के लिए एक अलग प्रकार की ही व्यवस्था की थी। अब देखिए इसमें एक बंगाल आपका एक सूबा है, इसको भी कितने सरकारों में बांटा स्टूडेंट? 19 सरकारों में इसने बांटा। और प्रत्येक सरकार का एक सैनिक अधिकारी होता था, जिसे हम क्या कहते हैं? शिकदार। शिकदार इसका नाम था। इसकी सहायता के लिए एक असैनिक अधिकारी होता था, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अमीर बंगाल होता था स्टूडेंट। और यह प्रबंध विद्रोह की आशंका इन सभी को समाप्त करने के लिए इसको किया गया था। कानूनगो के अनुसार शेरशाह की प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श क्या था? बंगाल था। जो बंगाल में जिस तरह की इसने व्यवस्था की थी उसी को जो है इसने प्रांत के स्तर पे भी लागू किया था। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि शेरशाह सूरी ने जो है अपने प्रांत को कितने सरकारों में बांटा, तो आप क्या कहेंगे? 47। अगर बंगाल के बारे में बात होगी तो आप क्या कहेंगे? 19। और जो प्रांत है उसकी देखभाल कौन करता था? शिकदार करता था। सरकारों का शासन, अब हम जानते हैं ये जो प्रांत हैं उनका शासन कैसे चलाया जाता था। प्रत्येक इक्ता या सूबा अनेक सरकारों में बटा था, हम देखते हैं स्टूडेंट। और प्रत्येक सरकार में 2 अधिकारी होते थे, एक तो शिकदार शिकदराना होता था और एक मुंसिफ मुंसिफाना होता था। शिकदार जो था यह बहुत ही सम्मानित पद था और एक सैनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य था कि सरकार में शांति बनाए रखे और अधीनस्थ शिकदारों के कार्यों की देखभाल भी करे। जबकि मुंसिफ मुंसिफाना जो था वह क्या था स्टूडेंट? एक न्यायिक अधिकारी था। यह दीवानी के मुकदमों का फैसला करता था और अपने अधीनस्थ मुंसिफ के कार्यों को देखता था। तो प्रांत के स्तर पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारी थे, वह क्या थे? शिकदार शिकदराना, जिनके अंडर में सभी प्रांतों के क्या थे स्टूडेंट? बाकी जितने शिकदार थे वो आते थे। सैनिक अधिकार था, इसका काम था शांति व्यवस्था बनाए रखना। और वही मुंसिफ मुंसिफाना, यह भी प्रांत का सबसे बड़ा उच्च अधिकारी होता था स्टूडेंट। और यह क्या करता था? जितने भी मुंसिफ थे वो सभी इसके अंतर्गत आते थे। इसके अलावा दीवानी न्यायालय के फैसलों का भी यह क्या करता था? फैसला देता था। अब हम बात करें परगने, तो हम देखते हैं प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में बांटा गया था, जिसमें एक शिकदार, एक मुंसिफ और एक फतेहदार और 2 कारकुन होते थे। तो आपने देखा शेरशाह का जो साम्राज्य है उसको पहले आपने प्रांतों में बांटा, जिसे हम सरकार कहते हैं। अब इन सरकारों को परगने में बांटा गया है। शिकदार के साथ एक सैनिक दस्ता होता था और उसे परगने में शांति बनाए रखना होता था। इसके अलावा हम देखते हैं मुंसिफ का भी काम क्या था? दीवानी मुकदमों का निर्णय करना और भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करना था। इसके फतेहदार कौन होता था स्टूडेंट? यह खजांची था।
और कारकुन का काम होता था कि हिसाब किताब रखना। अगर हम बात करें जो सबसे लास्ट जो इकाई होती है प्रशासन की, वह क्या है? गांव। तो हमने देखा है कि प्राचीन काल से हमारे भारत में जो गांव रहे हैं, हमेशा जो है वहाँ के जो लोकल्स होते हैं वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देखते हैं। शेरशाह ने भी गांव की परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। गांव के परंपरागत जो होते थे लोग, जैसे कि चौकीदार हो गए, पटवारी हो गए, इन सभी जो है इनको क्या प्रधान स्वीकार करती थी, और ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई इन सभी का प्रबंध करती थी। तो एक तरह से आपने देख लिया कि सरकार का किस तरह से शासन चलता था, परगने में कौन अधिकारी था, या फिर गांव किस तरह से शेरशाह सूरी के टाइम पे इंडिपेंडेंट स्टेट थे। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने बताया था कि ये व्यवस्था प्रवर्तक नहीं बल्कि व्यवस्था सुधारक था, और इसका सुधार जो है सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है भू राजस्व व्यवस्था में। हम देखते हैं जो शेरशाह ने व्यवस्था अपनाई थी मुख्यतः रैयतवाड़ी थी। रैयतवाड़ी का मतलब होता है जो किसान है, किसान को ही हम क्या कहते हैं? किसान को ही हम रैयत कहते हैं। इससे जो है सीधा संपर्क होता था, तो इनका प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित था, इसी के कारण किसानों का बहुत शोषण नहीं हो सकता था। रैयतवाड़ी ज्यादातर अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसी के आधार पर इसने जो है भूमि जो है उसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसने कहा कि एक तो क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, दूसरी एक मध्यम होती हैं, और तीसरी खराब होती हैं। और शेरशाह ने लगान के निर्धारण के लिए 3 प्रकार की प्रणाली अपनाई। इसने कहा कि देखिए भूमि तो 3 प्रकार की, एक अच्छी, एक मध्यम, एक खराब। अब लगान की बात हुई तो हम लगान 3 तरह से लेंगे। एक था गल्ला बख्शी या बटाई, जो ट्रेडिशनल है, बांट लेना फसल को, नक्श या मुक्तई या कानकुत, और तीसरा था नकदी अथवा जब्ती, जिसको हम जमाई कहते हैं। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण के लिए राय यानी कि फसलदारों की सूची लागू करवाई स्टूडेंट। और शेरशाह भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर हम देखते हैं यह उत्पादन का औसत निकलवाता था, और उसके बाद उत्पादन का कितना 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। अगर हम बात करें इन तीनों प्रणालियों में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर थी वह जब्ती थी या जमाई थी, जिसे मापन पद्धति भी कहा जाता था। यह किसानों में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थी, और जबकि उन्हें ये ज्यादा लोकप्रिय थी, मगर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लोग क्या कर रहे थे, ये नकदी या जब्ती कर रहे थे। ये किसानों पर डिपेंडेंट था कि आप अपना लगान कैसे देना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोगों ने नकदी या जब्ती जो है वो अपनाई थी। हम देखते हैं शेरशाह द्वारा प्रचलित रैयतवाड़ी यानी लगान व्यवस्था जो है मुल्तान एक्सेप्ट मुल्तान, एक्सेप्शन कौन सा है? एक्सेप्शन अगर हम माने तो मुल्तान को छोड़कर लगभग सभी पर लागू की गई थी। तो जो इसने रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई थी स्टूडेंट, अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे कि मुल्तान छोड़ करके बाकी सब जगह लागू थी, 1/3 भाग लिया जाता था। इसने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज को लाया, यह 39 अंगुल या 32 इंच होता था। इसके लिए सन की डंडी का प्रयोग करवाया इसने। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य के उत्पाद का 1/3 भाग लिया कर के रूप में, लेकिन मुल्तान से इसने कितना लिया? 1/4 भाग जो है लगान के रूप में इसने लिया। मापन के लिए जरीब की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। जरीब क्या होता है? एक रस्सी होती है स्टूडेंट, है ना, जूट उट की इस तरह की रस्सी होती है। तो जरीब का जो है इसने शुरुआत करवाया था। मालगुजारी अगर हम कहें, लगान के अतिरिक्त किसानों को और भी बहुत कुछ देने पड़ते थे, जैसे कि जरीबाना, इसको हम सर्वेक्षण शुल्क कहते हैं, महासिलाना यानी कर संग्रह पे जितना आप कर संग्रह करने वाला अधिकारी उसका शुल्क हुआ स्टूडेंट, और नमक कर भी देने पड़ते थे, जो भू राजस्व का कितना था 2.5% से लेके 5% तक होता था। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे, उनसे जिससे उनको हम देखते हैं क्या होता है, जिससे उनको वर्ष में निश्चित लगान देना पड़ता था। किसान कबूलियत पत्र द्वारा पट्टे को स्वीकार करते थे। शेरशाह सूरी ने आम लेख और सिक्के देवनागरी में मिलते हैं। तो हम देखते हैं इस तरह से उसने जो है, इससे पहले आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने भूमि को जो है 3 कैटेगरी में बांटा, उसके लिए 3 तरह की प्रणाली निकाली, है ना। और उस पर भी हम देखते हैं कि मुल्तान को छोड़ के बाकी जगह पे कितना 1/3 लिया जा रहा है, और यह भी टैक्स जो है भूमि की माप और उत्पादन के आधार पर लिया जा रहा है। अब हम न्याय व्यवस्था की बात करें तो न्याय व्यवस्था के मामले में माना जाता है
कि शेर शाह सूरी बहुत ही स्ट्रिक्ट था। वो थोड़ा सा भी जो है माना जाता है कि इस समय न्याय का प्रधान जो था वो शेर शाह सूरी ही था। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उसी को था और उसके राज्य में बहुत ज्यादा शांति थी। क्यों? क्योंकि दंड बहुत कठोर थे। अगर दंड कठोर होंगे तो कोई जल्दी इस तरह की हरकत करेगा ही नहीं। शेर शाह सूरी को क्या एक माना जाता है? एक न्यायप्रिय शासक माना जाता है और इसने सुल्तान ए अदल की उपाधि भी धारण कर रखी थी स्टूडेंट। माना जाता है कि बहुत ही निष्पक्ष और कठोर होती थी इसकी न्याय जो था। और माना जाता था कि यह जो है उसका कहना जो था वो न्याय कार्य या धार्मिक कार्य सभी तरह के कार्यों में जो है इसका मेन जो निर्णय जो था वो आखिरी माना जाता था। शेरशाह न्याय के प्रति दृढ़ता के बारे में अब्बास खान सिरवानी, इन्होंने सूर डायनेस्टी के बारे में बहुत जानकारी दी, हिस्टोरियन है स्टूडेंट। इन्होंने लिखा है कि शेरशाह के राज्य में एक बहुत ही बूढ़ी महिला जो है अपने सर पर बहुत सारा सोना चांदी लेकर के क्या की वो निकल पड़ी, लेकिन किसी चोर की हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास पहुंचे। आज के डेट में आप सोच के देखिए कि आप जो है एक ही बस ज्यादा नहीं गोल्ड लीजिए, आप एक ही गोल्ड का माला रख लीजिए अपने सर पे और निकल जाइए यहाँ से कम 10 किलोमीटर छोड़िए 5 किलोमीटर निकल जाइए, कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे ये लोग छीन ना लें। तो उस समय की अगर हम बात कर रहे हैं तो उस समय कह रहे हैं अब्बास खान शिरवानी कि भाई उस समय जो शेरशाह के सूरी के टाइम की न्यायप्रियता के बारे में आप इसी से जानकारी ले सकते हैं कि अगर कोई एक वृद्ध महिला है जो कि कमजोर है, उनके सर पर ही सोना चांदी आभूषण था, लेकिन किसी चोर की हिम्मत नहीं हुई कि पूरे रास्ते उस महिला को तंग करे या फिर उसको उससे वो सारी चीजें उससे ले ले। अगर हम बात करें कि लगान संबंधी, अभी आपको हमने कहा था वो मुंसिफ था, लगान संबंधी मुकदमों का निर्णय मुंसिफाना लेता था, इसका हेड होता था स्टूडेंट। जबकि फौजदारी मुकदमों का निर्णय शिकदार हम देखते हैं परगने में और शिकदार शिकदराना प्रांतों में करता था। काजी जो था असैनिक मुद्दों का निर्णय करता था स्टूडेंट, और गांव के मुकदमे जो है ग्राम पंचायतों द्वारा ही निपटा लिए जाते थे। हम देखते हैं इस समय जो न्याय होता था उसमें पीटना, अंग विच्छेद करना, जुर्माना इस तरह से था। इसीलिए तो उस समय क्या नहीं होती थी, उस समय ज्यादा इस तरह की चीजें हो नहीं रही थी। अगर हम इसके बारे में कहें तो शेर शाह सूरी के एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने सड़कें और सरायों का बहुत सारा निर्माण करवाया स्टूडेंट। इसके समय हम देखते हैं सड़कों का खूब निर्माण हुआ और पुरानी सड़क जो थी जो खराब हो चुकी थी उनका मरम्मत भी किया गया। उसके द्वारा बनाई गई 4 सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला कौन सा है? वह है बंगाल से सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली के लाहौर होते हुए पंजाब के अटक तक जाती थी। दूसरा आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरा आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक। और चौथा जो है वह स्टूडेंट लाहौर से मुल्तान तक। शेर शाह सूरी को माना जाता है कि इसके समय में 1700 सरायों का निर्माण किया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान, सराय क्या होते थे स्टूडेंट? जो हाईवेज होते थे उसके बगल में एक आरामगाह जो है, सराय का मतलब ही क्या है? आपको आश्रय देना है ना। तो इसने 1700 सरायों का निर्माण कराया जहां पर हिंदू मुसलमान जो है वो सभी रुक सके, आराम कर सके। प्रत्येक सराय की देखभाल शिकदार करता था। और हम देखते हैं कानूनगो जो है इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां कहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे एक अच्छे साम्राज्य के निर्माण में। क्यों? क्योंकि देखिए व्यापारी जाएंगे, लोग जाएंगे तो आवागमन जो है उससे क्या होगा, उससे एक सुरक्षित आवागमन भी मिल जाएगा, लोग के लिए भी वो बहुत सहूलियत वाली बात भी होती है कि उनको। अब हम बात करें भवन या इमारत इसके समय क्या क्या बनी। अगर हम बात करें एक प्रसिद्ध भवन के निर्माता के रूप में शेर शाह सूरी ने अपने मकबरे का जो निर्माण करवाया स्टूडेंट, उसको पूर्वकालीन स्थापत्य कला की प्रकाष्ठा, जो पुरानी स्थापत्य कला थी उसकी प्रकाष्ठा माना जाता है और नवीन शैली का प्रारंभ का घोतक माना जाता है। आपको अभी मैंने बताया था कि इसने उत्तर पश्चिम की सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ नामक किला बनवाया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली का पुराना किला भी बनवाया था। अगर कभी दिल्ली आए तो जाइए, इसी के पास ही जू भी है। शेर शाह ने कन्नौज नगर को बर्बाद करके वहां पे शेरसूर नामक नगर बनाया और दक्षिण का सम्राट की उपाधि यहीं पली थी। कनिंघम ने शेर शाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। तो देखने लायक तो बनता ही है भाई कि ऐसा क्या था कि इतना ताजमहल से भी ज्यादा ये सुंदर था। कानूनगो ने उसके बारे में कहा है कि वह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू था। क्यों? क्योंकि उसके जब भवन को देखा जाता है तो उस तरह से उसके व्यक्तित्व का रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि उसी के
मतलब उसी की चाहत होगी कि इस तरह के भवन बनाए जाएं। अब्बास खान सिरवानी लिखते हैं कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। हैदर कौन? अब आप सोचेंगे तो आप जब मद्रास का जब मैंने पढ़ाया था आपको मैसूर वॉर वगैरह, तो वहां पे टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? हैदर अली। तो ये कहता है बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था स्टूडेंट। तो ये सारी चीजें हैं कि उसका जो मकबरा था वो माना जाता है कि जो पहले से जो एक ट्रेडिशनल आर्ट आ रही थी सल्तनत के, उसका वो प्रकाष्ठा है, मतलब एकदम चरम पर जो उसकी सुंदरता हो सकती है वो उसमें रिफ्लेक्ट होती है उसके मकबरे में। और जो नई शैली आरंभ होने वाली थी मुगलों के साथ हम देखते हैं, उसका भी हमें प्रारंभ दिखता है। इसके अलावा आपको रोहतासगढ़ वगैरह के बारे में हमने बता दिया। ये शेर शाह सूरी का क्या है? टॉम है। कभी बिहार जाएं तो ससाराम जाएं, ससाराम में ही आपको क्या मिलेगा? शेर शाह सूरी का टॉम मिलेगा। जरूर जाके देखिए, मेरा भी मन है कि देखा जाए, क्योंकि कई लोग उसे ताजमहल से भी सुंदर बता रहे हैं। तो खैर, ये शेर शाह सूरी की पूरी कहानी थी। शेर शाह सूरी के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट आपकी क्लास होगी वह अकबर पर होगी। क्लासेस कैसी लगी आपको मुझे ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपनों के बीच में शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।